तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोग देखा था कि यदि किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ठीक, तो जो कांटेक्ट जो फोर्स होता है, ठीक ना, हम सपोज दैट कि ये बॉडी रखा गया है नीचे की तरफ, जैसे सपोज दैट ये कोई सरफेस है, इस पर मैंने रख दिया बॉडी, तो बॉडी अपने वेट के बराबर क्या करेगा, फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, तो इसका जो वेट होगा क्या होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, ठीक। और इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, नॉर्मली ऊपर की तरफ क्या लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा। mg जो है वेट ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, आपको ये क्लास 9th में ही पढ़ाया गया होगा या 10th में पढ़ाया गया होगा कि किसी बॉडी के मास में अगर हम g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वेट बन जाता है, ठीक। और उसी वेट का जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को एबव द ग्राउंड या किसी रूप से हम ड्राफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, तो अर्थ उसको किसी फोर्स से खींचता होगा ना। मार्कर को छोड़ेंगे तो मार्कर को किसी फोर्स से खींचेगा, और अगर हम कोई हैवी ऑब्जेक्ट खींचे ड्राफ्ट करेंगे तो उसको भी किसी न किसी फोर्स से खींचेगा। तो हर ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींचता है वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। जितना वेट होता है उतने ही क्या होता है, फोर्स से वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, ठीक। और वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी के मास में उसके एक्सेलरेशन से क्या करता है, आपको पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने देखा था। तो बॉडी का मास और अर्थ जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक ना, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाता है, मेरा फोर्स निकलता है। और उसी फोर्स से खींचता है क्या, वो फोर्स क्या होता है, बॉडी के वेट के बराबर होता है, ठीक। तो जब भी किसी बॉडी को, जैसे इस मार्कर को मैंने अपने हाथ में रख दिया, तो बॉडी जो है इसके हाथ पे क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा ना, तो कितना फोर्स लगाएगा, जितना इसका वेट होगा उतना ही फोर्स लगाएगा। और वो वेट किसके बराबर होता है, m इंटू जी के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है। और अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ग्राउंड भी इस बॉक्स के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। मार्कर को हाथ में हम रखेंगे तो मार्कर क्या करेगा, अपने वेट के बराबर इस हाथ को प्रेस करेगा, दबाएगा, फोर्स लगाएगा। और वो फोर्स किसके बराबर होगा, तो m इंटू जितना इसका वेट होगा, मतलब जितना इसका मास होगा, और उसमें g से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने फोर्स क्या करेगा, मेरा हाथ पर ही नीचे की तरफ लगाएगा। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि इफ़ देयर इज एक्शन तो रिएक्शन भी होगा। तो मेरा हाथ क्या करेगा, उस मार्कर पर क्या करेगा, ऊपर की तरफ रिएक्शन करेगा। ये एक्शन मतलब ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ऊपर तरफ फोर्स लगाएगा, जो हमारा क्या होगा, ये बॉक्स जो है नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड में क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। बात समझ में आया। अब सपोज दैट कि अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस पे, F फोर्स हमने लगाया इस डायरेक्शन में, हमने इस पर क्या किया, इसको पुश करने के लिए F फोर्स लगाएंगे, ठीक। तो जैसे इस फोर्स को लगाएंगे ये रिएक्शन क्या करेगा कि थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, अपने आप को थोड़ा सा बेंड कर लेगा इस तरह। क्यों, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए। हमने इस पर फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं किया, हमने इस पर फोर्स लगाया और बॉडी मूव नहीं किया, ठीक। तो वो फोर्स कैसे, भाई हमने फोर्स लगाया तो क्लियर कि कोई ना कोई से बैलेंस कर रहा है, तभी तो मूव नहीं हो रहा। अगर इसमें अनबैलेंस फोर्स रहता तो बॉडी क्या करता, मूव कर जाता। लेकिन हम बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं, अब बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स किसी के द्वारा बैलेंस होता है। अब मैंने फोर्स लगाया और हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स अगर बैलेंस नहीं हुआ तो उस फोर्स से क्या होगा, बॉडी में मोशन हो जाएगा, बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब हमारा 5 न्यूटन का फोर्स किसी दूसरे फोर्स के द्वारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। जैसा है पोजीशन बताया था कि बॉडी तो क्या हो गया, सारे फोर्स का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा वो, क्योंकि जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा। जैसे कल मैंने क्या डिस्कस किया, ये कोई बॉडी है, इसमें 3 प्रकार का फोर्स लग रहा है, 1, 2 और सभी 3 फोर्स लग रहा है। और तीनों फोर्स लगने से इस मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट अगर किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा, और अगर रेस्ट तो रेस्ट में ही होगा। क्यों, अगर कोई साइकिल से किसी गाड़ी से मोशन में है, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
और उसमें कई प्रकार के फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इस फोर्स का इफेक्ट क्या हो, 0 के बराबर हो। 4 प्रकार का फोर्स लगे, 5 तरह से फोर्स लगे। मान लीजिए इधर से फोर्स लगे, किधर से फोर्स लगे, किधर से फोर्स लगे, किधर से, तीनों चारों का इफेक्ट क्या कर रहा है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। क्यों? क्योंकि सबका रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब उसको लगेगा कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं लग रहा है, वो जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा। मोशन कर रहा है तो मोशन ही करेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? किसी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है, अब फोर्स लगने के बाद अगर बॉडी उसी स्टेट में है तो इसका मतलब क्या होगा, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के बाद बॉडी उसी स्टेट में है, जिस स्टेट में उसी स्टेट में है, तो क्या इसका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं आप? डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसको रेस्ट में है तो मोशन में कर सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में कर रहा है। लेकिन अगर बॉडी मोशन कर रहा हो या बॉडी रेस्ट में हो और मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, फिर भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, अब मोशन कर रहा है तो मोशन कर रहा है, ना तो उसकी स्पीड बढ़ रहा है ना उसकी स्पीड घट रहा है। मतलब उस फोर्स से उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब वो फोर्स जो उसके ऊपर कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है। तो डाल नहीं रहा है तो कैसे पॉसिबल है कि उसके द्वारा लगाएगा सारा फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाए। ये माना जाएगा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तभी तो उसके ऊपर चेंजिंग नहीं होगा। नहीं, अगर 0 नहीं होगा तो जरूर या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा उसके अंदर। और चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या है, 0 के बराबर हो जा रहा है। कुछ क्लियर हो रहा है विवेक? तो हम क्या करें, इस बॉक्स को इधर की तरफ पुश कर रहे हैं। पुश करने के बाद अगर बॉक्स में किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अब बैलेंस कौन कर रहा है, ठीक? तो जो बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या करता है, थोड़ा बेंड हो जाता है। क्या करता है, ये तो नॉर्मल पूरा इस तरह काम कर रहा है। जैसे हम फोर्स लगाएंगे इसको, इस जैसे हम इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे अगर इधर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर ये नॉर्मल रिएक्शन है, हम बॉक्स को इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इसको बैलेंस के लिए थोड़ा झुक जाता है। इसके चलते मेरा फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो जाता है। और थोड़ा फोर्स इंक्रीज करेंगे, थोड़ा ये और झुकेगा, और इंक्रीज करेंगे क्या करेगा, और बेंड होगा, और इंक्रीज करेंगे क्या होगा, और बेंड होगा। जब ये कांटेक्ट फोर्स, यही कांटेक्ट फोर्स है ना भाई, ये कांटेक्ट फोर्स जब झुकते झुकते क्या हो गया, पैरेलल हो जाता है, उसी को तो क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसी का कंपोनेंट क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स किसे कहते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स है, बॉडी एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ कनेक्शन है। ये इसके ऊपर एक बॉडी रखा गया है, इन दोनों सरफेस पे क्या है, कांटेक्ट है मेरे हाथ से, और इसके ऊपर जो बॉक्स रखा गया उस बॉक्स का दोनों के सरफेस पे क्या है, कांटेक्ट है। इसी के चलते जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे जनरेट होता है, जब बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे लेकिन बॉडी के स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। इसका मतलब हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। बट वो बैलेंस कर कौन रहा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वही बैलेंस कर रहा है। बट वो बैलेंस कैसे करेगा, ये तो परपेंडिकुलर लग रहा है, यहाँ लग रहा है, बैलेंस कैसे करेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है, जिसके चलते जो फोर्स लगा रहा है क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। पता ना, जैसे सपोज दैट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम चलते हैं और अचानक जब गिरते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, तो झुकाते हैं बैलेंस बनाने के लिए, ऐसा कंडीशन करते हैं ना। या कभी कभी कुछ ऐसा कंडीशन होता है, ऐसा लगेगा हम गिरेंगे, जैसे गाड़ी उड़ी चल रही है, ठीक ना, और हम अगर बढ़िया से पकड़े नहीं रहते हैं तो क्या हम गिरने की पोजीशन में, तो हम जिधर गिरना चाहेंगे उधर नहीं, दूसरे तरफ अपने आप को बेंड करेंगे ताकि हमारा बैलेंस क्या रहे, बना रहे, है ना सर। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा, ये इधर क्या करेगा, अपने को थोड़ा झुकाएगा, फिर फोर्स बढ़ाएंगे थोड़ा और झुकाएगा, फिर फोर्स बढ़ाएंगे थोड़ा और अपने आप को बेंड करेगा। और इस तरह बेंड करते करते क्या होता है, एकदम इसके पैरेलल हो जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ आ रहा है। लेकिन अब ये तो कल हम लोग डिस्कस किए थे, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कि अगर किसी बॉडी का जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है क्या होता है मेरा, अब कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ाया था,
क्या वेक्टर वाले चैप्टर में ही बताया था कि अगर कोई ये बॉडी हो, अगर ये कोई बॉडी हो, इसका दो कंपोनेंट निकालना हो तो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। कैसे कंपोनेंट निकालते हैं तो मैंने वेक्टर वाले चैप्टर में ही समझाया था, बस मारा ना। तो वही कंपोनेंट यहाँ पर है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो फ्रिक्शन होगा और वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो हमें कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़ना है, पहला आपको पढ़ना है स्टैटिक लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हेडिंग लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, कि कोई ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट है, इस ग्राउंड पर रखा गया है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, मूव नहीं किया, मतलब कि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इस फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है। मैंने थोड़ा सा और फोर्स इंक्रीज़ किया, फिर भी मूव नहीं किया, मतलब कि फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया। थोड़ा और इंक्रीज़ किया, फिर भी मूव नहीं किया, क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर दिया। इन सारे फोर्सेस को 3 बार मैंने फोर्स बताया ना, पहली बार मैंने बताया क्या हुआ, फ्रिक्शन बैलेंस कर दिया, दूसरी बार इंक्रीज़ किया, फ्रिक्शन बैलेंस कर दिया, तीसरी बार थोड़ा इंक्रीज़ किया, पहली बार मैंने क्या लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन भी इधर से 5 न्यूटन का लगा दिया, बैलेंस हो गया। फिर मैंने क्या किया, 5 को कर दिया 7 न्यूटन, फ्रिक्शन भी इधर 7 न्यूटन हो गया। भाई फ्रिक्शन भी तो अपने आप को झुकाता इंक्रीज़ करता जाएगा बैलेंस करने के लिए, है ना आपका। फिर मैंने 10 न्यूटन का लगाया, क्या होगा, ये भी 10 न्यूटन का लगाएगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन इस कंपोनेंट के कुछ लिमिट होता है, ऐसा नहीं है कि हम इधर से जितना इंक्रीज़ करते जाए उधर से ये भी इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा, थोड़ा फोर्स लगाएंगे नहीं मूव करेगा, थोड़ा और फोर्स लगाएंगे नहीं मूव करेगा, थोड़ा और फोर्स लगाएंगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा आप देखे होंगे लाइफ आपके डे टू डे लाइफ में ऐसा सिचुएशंस आता है। तो भारी होगा, थोड़ा सा हम पुश करेंगे, थोड़ा 2-3 लोग मिलकर पुश कर देते हैं, मोशन करने लगता है। लेकिन इनिशियली क्या होता है, पहली बार लगाएंगे तो नहीं मूव करेगा, दूसरी बार लगाते हैं तो नहीं मूव करता है। तो अब 1 से लेके 5 से लेके, या आप 0 से कह सकते हैं, 0 से लेकर 10 तक का जितने भी फोर्स लगाए हैं, इन सारे फोर्सेस से बॉडी मूव नहीं किया, क्या था, जैसे स्टेट में था उसी स्टेट में है। और इन सारे फोर्स को ही क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया। पहली बार मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं किया, क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी बार थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, बॉडी क्या होगा, किसके द्वारा बैलेंस हो गया, फ्रिक्शन के द्वारा। वो वाला जो हमने बढ़ा के लगाया था उसके बावजूद भी बॉडी मूव नहीं किया, उसको भी क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। थोड़ा सा और बढ़ाकर मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया, फिर भी फ्रिक्शन के द्वारा ये बैलेंस हो गया, बॉडी मूव नहीं किया, इसको भी क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर आप और फोर्स लगा रहे हैं और वो भी अगर बैलेंस हो जाए तो भी उसको भी क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि वो सारा फोर्सेस जो बॉडी पर लगने के बाद भी बॉडी रेस्ट में है, स्टैटिक मतलब होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टैटिक की पोजीशन में है फोर्स लगाने के बावजूद भी, तो उन सारे फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आया। जैसे यही मार्कर है, मैंने मार्कर पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, नहीं मूव किया, हालांकि हल्का है, थोड़ा ही फोर्स लगाएंगे तो मूव कर जाएगा। बट सपोज दैट मैंने हाथ पर कोई भारी ऑब्जेक्ट रख दिया और थोड़ा पुश किया, नहीं मूव किया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। थोड़ा और पुश किया, नहीं मूव किया, वो भी क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। थोड़ा और फोर्स बढ़ाया, नहीं मूव किया, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कितना बढ़ाते जाएंगे मूव नहीं करेगा, कभी तो कुछ कंडीशन आएगा मूव करने का। लेकिन हम वो भी उस कंडीशन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम नेक्स्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें बस वो सारे फोर्सेस को चर्चा करना है जिन फोर्सेस को लगने के बावजूद भी ये मोशन नहीं कर रहा है। उन सारे फोर्सेस को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कि फोर्स लग रहा है लेकिन वो स्टेट में चेंजिंग नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है लेकिन स्टेट में चेंजिंग नहीं हो रहा है, और वो किसके द्वारा बैलेंस हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। उन सारे फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। बात समझ में आया। तो लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। हेडिंग, अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which come into a force of friction which come into play between two bodies before one body actually start moving over the another body is called static friction।
स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय एफ एस, फोर्स ऑफ स्टैटिक्स, ऐसे डिनोट करते हैं एफ एस से, मतलब वो सारा फोर्सेस है ना इस एफ एस से डिनोट करते हैं। क्या समझ में आया कि वो सारा फोर्स है, जैसे इसको स्टार्ट होने से पहले जितने फोर्स आप लगा दिए, अगर भारी ऑब्जेक्ट होगा तो शुरू में पुश करेंगे तो नहीं मूव करेगा ना, फिर मैंने आप थोड़ा फोर्स बढ़ाया फिर भी नहीं मूव किया, थोड़ा और बढ़ाया नहीं मूव किया, थोड़ा और बढ़ाया मूव किया। अब स्टार्ट होने मतलब मोशन करने से पहले जितना भी फोर्स आपने लगा दिया है सारा फोर्स किस में चला जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉडी को स्टार्ट करने के लिए 15 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है, तब 15 न्यूटन से पहले 14, 13, 12, 10, 8, 9, 8, 7 मतलब कि इनसे पहले जितने भी फोर्सेस आप लगाएंगे सारा फोर्सेस क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा। जस्ट स्टार्ट बिफोर बॉडी स्टार्ट टू मूव, बॉडी को स्टार्ट होने से पहले जो फोर्स हम लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, दैट फोर्स इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ एस से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया। नेक्स्ट आपका आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, एफ एस, स्मॉल एफ और एस, ठीक। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मोटे तौर पर समझ लीजिए, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, क्या मैंने बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे इस बॉडी को मैंने रखा, पहली बार फोर्स लगाया नहीं मूव किया, दूसरी बार फोर्स लगाया नहीं मूव किया, तीसरी बार फोर्स लगाया नहीं मूव किया, चौथी बार थोड़ा और फोर्स इंक्रीज किया नहीं मूव किया, थोड़ा और इंक्रीज किया नहीं मूव किया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कितना हो इंक्रीज करते नहीं कभी मूव ही नहीं करेगा, कुछ तो होगा मैक्सिमम वैल्यू कि अब इतना फोर्स लगाएंगे ना बस अब एकदम चलने ही वाला है, ठीक ना। तो वो फोर्स जिस पर बॉडी क्या होगा, जस्ट स्टार्ट टू मूव, जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ब्रेक करना शुरू किया तो फोर्स लगाया, फोर्स लगा, हाँ अब रहने दे टूट जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, क्या बस अब इससे ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। अब मैक्सिमम फोर्स है, अब ज़्यादा फोर्स लगाए तो बस ये मार्कर टूट गया, दैट फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। कि किसी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ऐसा पुश करना है कि अब उससे थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स लगाएं तो अब क्या हो गया, वो अब वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वही कहेंगे द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी, बॉडी को जस्ट अब एकदम मूव करने वाला ही है। बढ़ाते 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 मैंने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि अब जैसे ही फोर्स लगाएंगे तुरंत मूव करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द, मतलब इसी की मैक्सिमम वैल्यू। इसको मैंने बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाते बढ़ाते स्टैटिक बढ़ाते, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाते, अब स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ही आगे करेंगे वो उसकी लिमिट मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसी वैल्यू पर क्या करेगा, बॉडी अब चलना स्टार्ट कर देगा। बात मारा ना, वो क्या हो जाएगा, उस इसी की लिमिटिंग वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम कह सकते हैं। हम कैसे डिनोट करेंगे, ये तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है और इसी के क्या कर देंगे, ऊपर मैक्सिमम लिख देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक। तो नोट करिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, the maximum value of static friction which come into play when a body is in a which come into play when a body just start moving over सरफेस ऑफ एनदर बॉडी। मैंने दोनों वैल्यू आपको बता दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। आप खुद बताइए, ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन क्लियर की ज़्यादा होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो कह सकते हैं क्या, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्सिमम, कह सकते हैं ना। क्लियर है कि उसकी वैल्यू क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा, ठीक। बराबर भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, या तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा ना। हाँ
इक्वल टू का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 है, 15 पर हम पहुंच गए, अब उससे थोड़ा भी ज़्यादा लगाएंगे तो मूव कर जाएगा, तो 15 को क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू ही तो बोलेंगे हम। बात समझ रहे ना आप? कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन की मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसको मूव कराने के लिए आपको 15 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है। आपने लगाया 2 न्यूटन, 3, 4, 5 डॉट डॉट करता आपने 40 लगाया, ये सारा क्या हो जाएगा मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है। 15 भी क्या आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अभी हम 15 को ये थोड़े कहेंगे स्टैटिक्स नहीं है, इस हाँ लिमिटिंग ही होगा, लेकिन ये बोला हम उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू बोलेंगे, और नहीं तो बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बात तो एक ही है ना, हम क्या बोले हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे मान लीजिए कि 15 पर 15 फोर्स लगाएंगे, 15 लगाने के बाद जैसे हम थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज करेंगे 15 के बाद, तो ऐसे ही बॉडी क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। अगर 15 में लिमिटिंग फ्रिक्शन का है तो 15 होगा। हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन का है तो 15 न्यूटन होगा ना। हाँ, अगर ये 15 से थोड़ा इंक्रीज करने पर मूव करे तब होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, ये मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू इधर से फ्रैक्शन फोर्स, समझिए इधर से फ्रैक्शन फोर्स जो है कितने फोर्स को बैलेंस कर सकता है। तो 15 को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। हाँ 15 न्यूटन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू अगर स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा ये, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना उसी को लिमिटिंग बोलते हैं। क्या डाउट है? डाउट ये सर कि इक्वल टू होगा तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी तो बोल सकते हैं। स्टैटिक्स नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक वैल्यू। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन तो मेरा सब है, देखिए ये सारा स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक सब स्टैटिक्स है, क्योंकि 15 से मान लीजिए 15 से जैसे 15.1 करेंगे ना वैसे मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया बॉडी, 15 से हमने क्या किया 15.1, तो क्या करेगा बॉडी, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अब इन सारे स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 15 है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। अब इसको हम थोड़े बोलेंगे मैक्सिमम, 5 को थोड़े बोलेंगे मैक्सिमम, किसको, इन सब में मैक्सिमम किसको बोलेंगे, 15 को। तो 15 है मेरा मैक्सिमम हुआ, क्योंकि अब उससे थोड़ा भी हम इंक्रीज करेंगे ना तो बॉडी क्या करेगा मेरा, मूव करना होगा। कर अगर हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन 15 है और 15.1 तो बॉडी मूव कर जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टडी मोशन, force of friction which come surface of another body is called kinetic or
लिमिटिंग फ्रिक्शन में कि आपका है कोई ब्लॉक हो किसी मेटल सरफेस पे है, तो इस पे क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना ऊपर की तरफ, क्या होगा, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है। इधर से अगर हम पुश करेंगे F4 और इधर से मेरा क्या लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना सर, कि इस पर फ्रिक्शन फोर्स हमारा ये लगेगा। इधर से मैं पुश कर रहा हूँ और इधर से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वही क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि Fs मैक्सिमम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, Fs मैक्सिमम जब हम हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लगता है जिसको हम म्यूएस से डिनोट करते हैं। एस आपको ये बताता है कि स्टैटिक की कंडीशन में म्यूएस जो हमारा हो जाएगा, ठीक ना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स एस लगा है तो, ठीक ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन हम पढ़ते थे उसी के चलते यहाँ पर लग गया है। तो ये हमारा निकलता है म्यू की वैल्यू, म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू बाई में आर, ये मेरा रिलेशन बन जाता है म्यू एस एन। मतलब कि म्यू एस की जो वैल्यू होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई में आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन के सम के, नॉर्मल रिएक्शन के दोनों का रेशियो के बराबर हो जाता है, ठीक। ये जो एफ एक्स लगता है, चूँकि ये मेरा क्या होता है, टेंजेंशियल होता है ना, तो इसलिए थोड़ा इसको इसके डायरेक्शन बनाया जाए जिससे लगे कि ये टेंजेंशियल है। फोर्स हमारा लग रहा है, इधर का लग रहा है फोर्स, ठीक, और हमारा जो फ्रिक्शन लगा क्या है, टेंजेंशियल लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एफ कैसे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या होता है मेरा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। जितना काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसी के अनुसार नॉर्मल रिएक्शन भी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ज़्यादा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसके अनुसार क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। यहाँ से अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ भी आपका क्या होता है, कांस्टेंट लगता है म्यू के। ये कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक ना। इसकी वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे म्यू के इक्वल टू हो जाएगा एफ के बाई में आर, ठीक, क्या हो जाएगा, तो म्यू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन बाई में नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। तो म्यू के को क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे कि एफ के इज़ लेस देन, हाँ मैक्सिमम कर सकता है एफ एस मैक्सिमम, या इसको मैक्सिमम इसको लेस देन कहिए, ठीक। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे एफ के की तो क्या हो जाएगा, म्यू के आर इज लेस देन म्यू एस आर, ऐसे था ना, आप उसका निकाले था ना म्यू एस आर, और ये क्या था म्यू एस। तो मतलब कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से हमारा कम होता है, हमें हाँ कम होता है, दिख रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ से के तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, के अगर आर चला जाएगा तो म्यू के इज़ लेस दैन म्यू एस। तो हम ही कह सकते हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो कोएफिशिएंट आता है यानी म्यू से क्या होता है, हमारा छोटा होता है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, सबसे पहले तो आपको m दे रखा है 1 kg का, लाई ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द ट्रक, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आप जानते हैं म्यू एस, या सिर्फ म्यू ही कहें या म्यू एस की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6, ये दे रखा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज, ए की वैल्यू कितनी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका ये है ना, ठीक। कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये ट्रक है किसी ग्राउंड पर लगा हुआ है, ठीक, तो इसका जो रिएक्शन होगा नॉर्मली ऊपर की तरफ होगा,
और जो वेट होगा क्या होगा, mg क्या करेगा, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। तो r किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो आप पढ़े थे, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आप पढ़े हैं, मतलब जो होता है एफ एस मैक्सिमम की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, म्यू एस आर होगा। और म्यू एस आर किसके बराबर होगा, mg या r रिएक्शन, जितना रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा उतना ही क्या होगा, ट्रक भी ग्राउंड भी अपने वेट के बराबर नीचे फोर्स लगाएगा, तो r हो जाएगा मेरा mg के बराबर। तो r इक्वल टू क्या कर सकते हैं, m इंटू जी रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं 0.6 इंटू मास आपको दिया है 1 और g की वैल्यू नहीं पता है, आप यहाँ पर जानते हैं 9.8 होता है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्या हो जाएगा, 5.88 ये हो जाएगा। हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स हमारा लग रहा है। ठीक, तो अब हम पहले तो निकालेंगे, कह रहा है कि उसमें कितना एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो F इक्वल टू मास कितना है हमारा 1 है और एक्सेलरेशन कितना है 5 है, तो भी कितना हो जाएगा 5 न्यूटन के ही बराबर होगा। ठीक, कि यहाँ पर F की वैल्यू लेस देन है किससे, इस F यानी कैपिटल F की वैल्यू क्या है, लेस देन F। ठीक, तो बॉडी पर जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा किसके बराबर हो जाएगा, 5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। बस हमारा हमें फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है। तो F क्या है हमारा, F से स्मॉलर है, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। और जो फोर्स लगाया जा रहा है, ये फोर्स लगाया जा रहा है इस पर किस पे 5 न्यूटन का। ठीक, फोर्स लगा रहा है और लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है 5.88 आ रहा है, तो इससे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा मेरा 5 न्यूटन के बराबर होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है IIT में पूछ चुका है, ठीक ना। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, ये एक सरफेस पर जो है हम एक ब्लॉक रख दिए हैं। ठीक, हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर आएगा, इधर आएगा Fx मैक्सिमम, ठीक ना। नॉर्मल रिएक्शन मेरा क्या होगा, ऊपर की तरफ काम करेगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो रिजल्टेंट होता है, वो रिजल्टेंट कैसे रिजल्टेंट, ये क्या होगा मेरा, ये तो फ्रिक्शन हो गया ना भाई, क्या होगा Fs मैक्सिमम हो जाएगा मेरा, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे जाएगा, ट्रायंगल लॉ के अनुसार कुछ इस तरह जाएगा, हो ना रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच का जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन R और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, दो वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलता हो, R वेक्टर हो, ये मान लीजिए आपका R वेक्टर हो, और इधर से मान लीजिए ये Fx वेक्टर हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे जाएगा ना। तो रिजल्टेंट को अगर हम किस लेटर से, सपोज दैट R डैश से डिनोट करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के सम के ही तो बराबर होगा। हमें उससे नहीं मतलब है किसके सम के बराबर होगा, हमें यहाँ एंगल से मतलब है, ठीक ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये है ना सर, ये क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर जा रहा है हमारा किसका रिजल्टेंट है, Fx और R का, मतलब रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो रिजल्टेंट जो होता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस में आ रहा है, तो लिखिए इसको।
एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट जो होता है किसके बराबर होता है? कब डेल्टा को बराबर। तो इस पर हम कह सकते हैं कब डेल्टा एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है कि इट इज़ द मिनिमम एंगल व्हेन एन इनक्लेड मेक विथ हॉरिजॉन्टल। इनक्लेड मतलब कोई ऐसा पाथ जो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता हुआ झुका हुआ, इसको इनक्लेड बोलेंगे ना। तो इनक्लेड जो होता है इस एंगल इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो मिनिमम एंगल बनाएगा कब? जब इस पे ऊपर एक बॉडी रख दिया जाए, अब बॉडी जो है जस्ट स्लाइड टू मूव। जैसे मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टली कोई इसके ऊपर रखा है और इसको धीरे धीरे उठाने की कोशिश करेंगे, ऐसे उठाएंगे तो किस एंगल पर वो नीचे गिरना शुरू करेगा? क्या इतना पर करेंगे गिरेगा, यहाँ पर करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, पता नहीं कब वो सरकना स्टार्ट करेगा, जस्ट स्लाइड। उस समय जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज, है ना। कि जैसे बॉडी को मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल से झुकेगा कि बॉडी जो है एकदम स्लाइड करना स्टार्ट करते, है ना। तो उसको बोलेंगे, तो वो कुछ ना कुछ मिनिमम एंगल हो। मान लीजिए मैंने इसको इतना किया, नहीं स्लाइड किया, फिर थोड़ा उठाए, नहीं स्लाइड किया, फिर थोड़ा उठाए, नहीं। अब जैसे थोड़ा उठाएंगे स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा एंगल ऑफ मिनिमम रिपोज, मिनिमम एंगल हो जाएगा। ठीक, तो हम सपोज कर लेंगे कोई ऐसा बॉडी है एम, हॉरिजॉन्टल इनक्लेड प्लेन है, जहाँ पर एक जो है बॉडी एम जो है जिसका मास एम है इसके ऊपर रखा गया है। ठीक, तो ये क्या करेगा? अपने जितना इसका वेट होगा वेट के बराबर क्या करेगा? नीचे की तरफ लगाएगा ना एम जी फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, जितना वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे लगाएगा, और जो रिएक्शन होगा क्या होगा? वो वर्टिकली ऊपर की तरफ लगेगा। आर रिएक्शन ऐसे आर लगेगा। हम सपोज करेंगे कि जब वो स्लाइड करने वाला होता है उस समय उसका एंगल क्या है? 5 के बराबर है, होगा 5 के बराबर। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको जो हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन ये लगेगा ए, क्या हो जाएगा मेरा? मतलब कि स्लाइड करेगा नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स उधर की तरफ लगेगा ना मेरा। ठीक, तो ये एंगल बताइए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का है, 5 का है, तो ये एंगल कितने का होगा? 90 - 5 का हो जाएगा। ठीक, ये एंगल कहिए चाहे बात कहिए, पूरा एंगल वही चीज़ है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है ना। ये दोनों पैरेलल लाइन ऐसे है और ऐसे ट्रांसफर से कट कर रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, है ना। तो ये एंगल बनेगा, वही एंगल क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा। और ये पूरा एंगल कितने का है? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 90 - 5, तो ये कितने का हो जाएगा? 5 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? 5 नहीं समझ में आ रहा है?
ऊंची पूछ है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ, कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है